नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है, आज हम इसका 22वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रोनॉमी का यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं लीफ एरिया इंडेक्स के बारे में, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, सिंक सोर्स क्या होता है, और डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं एग्रोनॉमी में जो कुछ यूज होते हैं उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि पहले यूनिट में कौन कौन सी ऐसी बातें बताई गई हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एग्रोनॉमी क्या होता है, क्योंकि ये पहला यूनिट है और एग्रोनॉमी का पहला यूनिट है, तो सबसे पहले ये जान लेना परम आवश्यक है कि एग्रोनॉमी है क्या, एग्रोनॉमी किस वर्ड से बना है, इसका क्या मतलब होता है। तो जान लेते हैं एग्रोनॉमी जो है द टर्म डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक, और जो एग्रोनॉमी शब्द है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड कौन सा है? एग्रोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड। पहला जो वर्ड है इसमें एग्रो जो है वो एग्रोस से बना है, एग्रोस से बन गया एग्रो, जिसका मतलब होता है फील्ड। और नोमोस, नोमोस का मतलब टू मैनेज, यानी फील्ड मैनेजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। इन नॉर्मल लैंग्वेज वी कैन से दैट द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज नोन एज एग्रोनॉमी। ऐसे नॉर्मल वे में हम बता सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जो एक पर्टिकुलर होती है वो क्या होता है जान लेते हैं। एग्रोनॉमी can be defined as a branch of agricultural science that deal with method which provide favorable environment to the crop for higher productivity। एग्रोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो प्रोवाइड करती है फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन एक क्रॉप के लिए, जिससे प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वो ऐसा एनवायरमेंट प्रदान करवाती है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हमने गर्मी के महीने में गेहूं लगा दिया तो हम फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन दे पाएंगे, ये बात नहीं है। हम एनवायरमेंट के हिसाब से क्रॉप को ग्रो करेंगे। समझ पा रहे हो? डेफिनेशन में ऐसे समझ में आ रहा होगा कि जैसे कह रहा है कि गर्मी में गेहूं उगाओ, फिर उसके बाद गर्मी के हिसाब से वो एनवायरमेंट को ठंडा करो, जैसे गेहूं चाह रहा है। ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम ऐसा कर नहीं सकते। एनवायरमेंट को कंट्रोल हम नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ज़्यादा आ जाएगा। इसी वजह से जो उसका फेवरेबल कंडीशन है, जैसे सॉइल हो गया, सॉइल कैसे चाहती है, पानी कैसे चाहता है, ये सब चीज़ें जिस प्रॉपर क्लाइमेट और वेदर में, जिस प्रॉपर टोपोग्राफी, जिस प्रॉपर लोकेशन पर मिलेगा, उस समय पर उस जगह पर वही क्रॉप ग्रो करेंगे। जैसे गेहूं की क्रॉप है, इसको जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भी लो टेम्परेचर चाहिए। तो हम कहाँ करेंगे इसको ग्रो? ठंडी के सीजन में, ठीक, विंटर सीजन में करेंगे। इसी तरीके से पैडी की कल्टीवेशन अगर करनी है तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको रेनी सीजन में करते हैं। समझ गए बात? तो इसी को बोलते हैं एग्रोनॉमी, जो एक प्रोवाइड करता है फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन किसी एक क्रॉप के लिए, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके। अगला पॉइंट है इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली ऑफ द सब्सटेंस टाइप। ये प्रीडोमिनेंटली जो भारत का जो एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, वो कैसा है? सब्सटेंस टाइप का है। मतलब यहाँ पर जो लोग खेती करते हैं वो सब्सटेंशियल टाइप की खेती करते हैं, कि खेती करेंगे, खेती के साथ और भी कुछ करेंगे, केवल खेती नहीं करते। जैसे कोई खेती कर रहा है तो खेती के साथ पशुपालन कर रहा है, कोई खेती कर रहा है तो उसके साथ मछली पालन कर रहा है। समझ गए? तो इस टाइप की वो खेती करते हैं। ये सब चीजें हो गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। पीटर डे कर्सेंजी, जिनको हम फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहते हैं, उन्होंने ही कलेक्टेड मेनी लिटरेचर रिलेटेड टू एग्रोनॉमी। उन्होंने, पीटर डे कर्सेंजी जो थे, इन्होंने एग्रोनॉमी से रिलेटेड ढेर सारे लिटरेचर को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके उन्होंने एक अपनी बुक बनाई। वो कौन सी बुक थी? ओपस रूलेलम कामोधर्मा, जिसको OR कामोधर्मा हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। ये बुक का नाम है। और इसी कलेक्शन की वजह से, जो उन्होंने ढेर सारे लिटरेचर कलेक्ट करे थे एग्रोनॉमी से रिलेटेड, इसी की वजह से इनको हम फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी बोलते हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डे कर्सेंजी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। वेन हेलमेंटन, जो क्या? वेन हेलमेंटन कंक्लूडेड दैट द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर। वेन हेलमेंटन ने बताया था 1577 से 1644 के आसपास में, उन्होंने ये कहा था कि जो वेजिटेशन होता है, यानी कि
जो घास फूस पेड़ पौधे पत्तियां वनस्पतियां होती हैं, वेजिटेशन का मतलब वनस्पति पेड़ पौधों से इसका तात्पर्य होता है। तो वेजिटेशन का जो मेन मतलब होता है, जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन सिद्धांत है, वो क्या है? वाटर है। यानी कि अगर वाटर अवेलेबल होगा तो वेजिटेशन होगा, अगर वाटर नहीं होगा तो वेजिटेशन नहीं होगा। यानी कि वो बताए थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक, ऐसे हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे बताया था। फिर अगली बात करते हैं जेंथ्रो टुल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, उस बुक का नाम था हार्स होइंग हस्बेंड्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसमें पूछा भी जाता है कि हार्स होइंग हस्बेंड्री किसने लिखी थी? तो लिखी थी किसने? जेंथ्रो टुल ने लिखी थी। एंड द वर्ड वीड, जो वीड जो हम खरपतवार के लिए यूज करते हैं, वीड्स वर्ड, ये और एक जीरो टिलेज, ये दो वर्ड, एक तो क्या था? वीड, जिसको हम खरपतवार के लिए यूज करते हैं, और एक जीरो टिलेज, जिसके बारे में अभी मैंने पिछले वाले लेक्चरों में पढ़ा दिया आपको। जीरो टिलेज क्या होता है इसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कशन हमने कर लिया। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप पीछे वाली जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। फर्स्टली गिवन बाय हिम, तो जो ये वीड वर्ड है और जीरो टिलेज, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले जेंथ्रो टुल ने ही दी थी। इनको हम फादर ऑफ वीड साइंस भी बोलते हैं। ठीक, यानी कि खरपतवार का जनक बोला जाता है इनको, वीड साइंस का। ठीक, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है एग्रोनॉमी में, जो कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इससे रिलेटेड जो हम कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड जो जेआरएफ और एसआरएफ होता है, इसमें जेआरएफ और एसआरएफ के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। समझ गए? वहां पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो उसका जो बेसिक होता है और क्या मतलब होता है इसका हम समझा देते हैं। न्यूमेरिकल आपको कभी फिर बाद में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? लीफ एरिया इंडेक्स का है। ठीक, लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, किसी प्लांट का लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो देखो, तो कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय वाटसन ने 1948 में ये कॉन्सेप्ट दिया था लीफ एरिया इंडेक्स का। लीफ एरिया इंडेक्स जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल लीफ एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया। टोटल लीफ एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया। बात समझो, जैसे मान लो कि एक प्लांट है, क्या है? एक या बढ़िया सा एक बड़ा सा प्लांट है। अब इस प्लांट पे खूब ढेर सारी पत्तियां हैं। ठीक, अब मान लो कितनी पत्तियां हैं? 10 पत्तियां हैं। मान लेते हैं कितनी पत्तियां हैं? 10 पत्तियां हैं। और 10 पत्तियों का जो एरिया है, हर एक पत्ती का एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो अगर एक पत्ती का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और है पेड़ में 10 पत्तियां, तो कुल मिला के कितना एरिया बना पत्तियों का? बनेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बना। ठीक, इतनी बात समझ गए? मतलब टोटल जो पेड़ पर जितनी पत्तियां हैं उनका एरिया कितना है। तो एक एक पत्ती का एरिया निकालेंगे, फिर हम काउंट करेंगे कि कितनी पत्तियां हैं। किसी भी प्लांट का लीफ एरिया इंडेक्स निकालने का यह फॉर्मूला होता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? तो टोटल लीफ एरिया तो ऊपर होगा, जो मैंने अभी 100 निकाला। एक पत्ती का एरिया और कितने पत्तियां हैं पेड़ पर, तो ये तो टोटल लीफ एरिया हो गया। उसके बाद ग्राउंड एरिया। ग्राउंड एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लो कि हमने क्या किया कि ये 4 प्लांट्स लगाए। ठीक, 4 नहीं, हम ढेर सारे प्लांट्स लगा देते हैं। ध्यान से देखो, अब मान लो इस प्लांट का हमको ग्राउंड एरिया निकालना है कि ये ग्राउंड कितना कवर करेगा। तो यहाँ से आधी कवर ये करेगा, क्योंकि आधा तो ये कवर कर रहा है। तो यहाँ आधे चारों तरफ से आधी दूरी, मान लो अगर इनके बीच में 10-10 सेंटीमीटर है, इन पौधे से पौधे की दूरी 10-10 सेंटीमीटर है, तो सब तरफ से 5, तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5, मतलब 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? 10 सेंटीमीटर। और ये कितना? 10 सेंटीमीटर। तो 10 और 10 कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक, तो 100 ऊपर था कैसे आया वो बता दिया, और नीचे 100 कैसे आया ये बता दिया। अब इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका लीफ एरिया इंडेक्स 1 आ गया। समझ गए इसको कैसे निकाला जाता है किसी प्लांट का? इसको यूज करते हैं कि जो प्लांट है उसकी पत्तियां, अगर इतनी पत्तियां हैं तो उस पर स्पेसिंग कितनी रखी जाए। ये प्लांट की जो स्पेसिंग हम बताते हैं, जो साइंटिस्ट बता देते हैं ना कि इस प्लांट को 10x10 पे लगाओ या 5x6 पे लगाओ, ये इसी से पता करके लगाते हैं कि उनका लीफ एरिया इंडेक्स कितना है। लीफ एरिया इंडेक्स के आसपास ही होना चाहिए,
ग्राउंड एरिया। अगर लीफ एरिया इंडेक्स बहुत ज्यादा है, ग्राउंड एरिया बहुत कम है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि पौधा बहुत सघन हो जाएगा, समझ गए, जिसको हम डेंस प्लांटिंग बोल देते हैं। तो वो अच्छा ज्यादा इकोनॉमिक नहीं होता है, समझ गए। लीफ एरिया इंडेक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कुछ भी और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए, मैं उसको लाने का भरसक प्रयास करूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट में क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। इट मीन्स द रिलेटिव लैंड एरिया occupied by a sole crop that is required to produce the yield achieved in intercropping। इसका मतलब होता है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब होता है कि कोई इंटरक्रॉपिंग जब हम कर रहे हैं तो कितनी यील्ड आ रही है, अगर हम सोल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो कितनी यील्ड आ रही है। बात समझो, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि गेहूं 1 हेक्टेयर हमारे पास जमीन है, कितनी है, 1 हेक्टेयर हमारे पास जमीन है। हमने क्या किया कि उसमें गेहूं और सरसों लगा दिया, क्या, मस्टर्ड और बीट की प्लांटिंग, बीट का सोइंग कर दिया। अब क्या हुआ कि मान लो 10 क्विंटल हमको मिल गया गेहूं और हमको 2 क्विंटल क्या मिल गया, 2 क्विंटल मिल गया सरसों, समझ गए बात। और अगर मान लो हम केवल गेहूं ही बोएं, सरसों ना बोएं, तो हमको कितना मिल रहा है, गेहूं 11 क्विंटल मिल रहा है। तो इस स्थिति में देखो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना है, 12 क्विंटल का, और यहाँ नीचे कितना है, ये 11 क्विंटल का। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये 1 पॉइंट से ज्यादा होगा, 1.1 समथिंग आएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 12.11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको जैसे 12 आ रहा है, नीचे 11, तो 12.11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.1 के आसपास समथिंग आएगा। तो यानी कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कितना है, 1:1.1 का है। यानी कि अगर हम इसको इंटरक्रॉपिंग इसमें करेंगे तो ये ज्यादा हमें फायदा देगा। इसको हम यूज क्यों करते हैं, इसको जान लेते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट या कोई ब्रीडर बताता है हमें, कोई एक्सपर्ट ऐसे बताता है कि गेहूं और सरसों अगर दोनों बोओगे तो ज्यादा इकोनॉमिक होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा उसको कैसे पता चलता है, उसको भी तो कोई मेथड लगाता होगा। तो यही लैंड इक्विवेलेंट वाला रेशियो का मेथड लगाता है कि अगर हम 2 क्रॉप को मिक्स करके बोएंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, और केवल अकेले 1 क्रॉप को बोएंगे तो हमारा कितना प्रोडक्शन होगा। तो इसमें 12 क्विंटल हो रहा था, इसमें 11 क्विंटल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो लैंड यानी कि जो मिक्स क्रॉपिंग है या इंटरक्रॉपिंग है, ये क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कंडीशन में हमें इंटरक्रॉपिंग ही करनी चाहिए। हेंस एस जो ए जो है वो किस लिए है, ए सोल क्रॉप के लिए यूज हो रहा है, और जो बी है, यहाँ जो ए और बी लिखा है, ए सोल क्रॉप के लिए है और बी इंटरक्रॉप के लिए यूज हो रहा है। व्हेन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ग्रेटर देन 1 इंटरक्रॉपिंग इज बेनिफिशियल। अगर ऐसा है तो इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल है। एक दूसरी कंडीशन बताते हैं, जैसे मान लो गेहूं का प्रोडक्शन 10 क्विंटल हुआ, मस्टर्ड का प्रोडक्शन 2 क्विंटल हुआ, और अगर केवल हम गेहूं बोएं तो उसका प्रोडक्शन 14 क्विंटल होता। तो इस स्थिति में देखो क्या हुआ, 12/14। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.9 या 0.9 के आसपास आएगा। ठीक, कैलकुलेट कर लेना। तो ये 1 से कम है, तो इसी वजह से क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग यहाँ पर बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो ये कहा जाता है कि भैया इंटरक्रॉपिंग नहीं करना। और अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो बोल देंगे कि हाँ करो, इंटरक्रॉपिंग करो। इंटरक्रॉपिंग करना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, यानी कि आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसे बोलते थे लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ये कितना होता है, 1.1 मीन्स मैक्सिमम मिक्सचर गिव अस 10% मोर यील्ड। अगर 1.1 है किसी का, 1.1 इसका मतलब कि 10% ज्यादा हमको मिल रहा है। ठीक, अगर वैसे हम प्रोडक्शन करते तो हमको 100 किलो मिलता, और अगर इतना हो रहा है तो हमको 10 किलो ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 100 किलो पे 10 किलो ज्यादा मिल रहा है। पहले हमको अगर हम सोल क्रॉपिंग करते तो 100 किलो मिलता, और वैसे अगर हम मिक्स क्रॉप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो हमको 110 किलो मिल रहा है। टोटल जो यील्ड हो रहा है ग्रेन का, तो हमको 10 किलोग्राम का फायदा हो रहा है, यानी कि 10% का फायदा हो रहा है।
तो 1.1%, 1.1 का क्या मतलब होता है? अगर 1:1.1 का रेशियो है तो इसका क्या मतलब होता है कि 10% ज़्यादा यील्ड हमको मिल रही है इंटरक्रॉपिंग करते समय। समझ गए इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये क्या होता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है टोटल क्रॉपिंग एरिया, मतलब टोटल क्रॉपिंग एरिया एंड नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100। बात समझो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे मान लो कि हमारे पास, ध्यान से समझ रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझो जो हम बता रहे हैं कंडीशन। मान लो हमारे पास कितना है? हमारे पास 3 हेक्टेयर जमीन है, तो हमने क्या किया? नेट कल्टीवेटेड एरिया में हमने लिख दिया 3। अब हम क्या करते हैं कि टोटल क्रॉप्ड एरिया क्या है? हमने 2 बीघा पहले गेहूं लगाया, फिर 3 बीघा हमने धान लगाया। ठीक, क्या लगाया? 2 बीघा गेहूं लगाया और 3 बीघा धान लगाया। तो इस स्थिति में क्या हो गया कि हमारा जो टोटल क्रॉप्ड एरिया था वो कितना हो गया? वो हो गया 5। कितना हो गया? क्योंकि 3 बीघा गेहूं और 2 बीघा धान, बाद में 1 बीघा प्रति हमने छोड़ दिया था। 1 बीघा जो इसमें 2 बीघा बोया है तो उस समय 1 बीघा छोड़ दिया था। हमारे पास 3 बीघा ही खेत है, ऐसा मान के हम चलते हैं। तो 3 बीघा में पूरा गेहूं लगा दिया, लेकिन धान हमने 2 ही बीघा लगाया था, 1 बीघा छोड़ दिया था। तो इस स्थिति में हमने टोटल कितना कल्टीवेशन किया? कितने एरिया पर? 5 बीघे पे कल्टीवेशन किया। लेकिन हमारे पास जमीन कितनी थी? 3 बीघे जमीन, यानी 3 बीघे जमीन पर हमने 5 बीघे की खेती कर ली एक ही साल के अंदर। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो निकल के आएगा हमारा क्या? क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल के आएगा। मतलब टोटल क्रॉपिंग एरिया का मतलब यही होता है। जैसे और बात समझते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास 3 हेक्टेयर जमीन है। कितनी है? 3 हेक्टेयर जमीन है। एक बार हमने क्या किया? आलू लगा दिया 3 हेक्टेयर पर। उसके बाद 3 हेक्टेयर पे हमने मेज लगा दिया, फिर उसको काट के 3 हेक्टेयर पे फिर हमने एक कोई और फसल लगा दी। अब एक साल में हमको इतनी फसल मिल गई, यानी कि लगभग हमने 9 हेक्टेयर पर खेती कर ली और हमारे पास जमीन कितनी थी? 3 हेक्टेयर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा निकल के कितना आएगा? 300%। ठीक, तो उसी तरीके से क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाली जाती है कि मतलब एक बार हमारे पास जितनी जमीन है उसमें हम कितनी खेती कर पा रहे हैं। जैसे हमारे पास 3 बीघा जमीन है, लेकिन अभी हमने जो बताया हमने 9 बीघा खेती कर ली है। 3 बीघा जमीन पर ही 9 बीघा की खेती की एक साल के अंदर। तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लिए कि हाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो इंडिया में है वो 135 या 136 इसी के आसपास में है। 135 136 के आसपास, 135% या 136% के आसपास क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इस समय इंडिया में। समझ गए इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, चलो देख लेते हैं क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड। कह रहा है जो क्रॉप रोटेशन होता है उसमें लैंड तो फिक्स है, ये जमीन तो फिक्स है। इस बार हमने क्या किया? खरीफ के सीजन में यहाँ क्या लगा दिया? इस समय हमने खरीफ के सीजन में यहाँ लगाया था धान। फिर अगले साल हमने खरीफ के सीजन में क्या लगा दिया? उड़द। फिर अगले साल खरीफ के सीजन में हमने क्या लगा दिया? धान। फिर अगले साल फिर खरीफ के सीजन में क्या लगा दिया? मक्का। तो क्या हो रहा है? लैंड तो हमारी फिक्स है, हमारी जो जमीन है वो फिक्स है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि क्रॉप को रोटेट करवा रहे हैं। एक बार धान लगाया, एक बार उड़द लगाया, फिर एक बार मक्का लगाया, फिर एक बार धान लगाया। ऐसे ऐसे हम क्या कर रहे हैं? रोटेट करते जा रहे हैं। एक बार तिल लगा दिया, समझ गए? इन सब की खेती हम बराबर बराबर कर रहे हैं, बार बार रोटेट कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। लैंड तो फिक्स है, खेत हमारा वही है, उसी खेत में पिछले साल धान लगाया था, इस साल हमने उसी में क्या लगा दिया? उड़द लगा दिया। तो इसी को बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स शुड बी टेकन पल्सेस क्रॉप इन द नेक्स्ट ईयर। वही अभी हमने बताया कि पहले धान लिया, धान के बाद उड़द लगा दिया। धान लिया था, अगले साल हमने उसमें उड़द लगा दिया। तो उसी तरीके से क्या बोलते हैं कि सीरियल क्रॉप लगाओ, उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया? एक पल्सेस क्रॉप लगा दी। तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इट मेंटेन्स एंड इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी। जो क्रॉप रोटेशन होता है, क्रॉप रोटेशन की वजह से जो फील्ड होती है ये मेंटेन रहती है और इम्प्रूवमेंट आता है सॉइल की फर्टिलिटी में। क्यों? क्योंकि जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं ये नाइट्रोजन ज्यादा लेती हैं, लेकिन जो पल्सेस क्रॉप होती है नाइट्रोजन कम लेती है। तो जब हम सीरियल क्रॉप लगाएंगे तो क्या होगा?
ये नाइट्रोजन जो मिट्टी का है खूब ढेर सारा निकाल लेंगी, लेकिन जब हम सीरियल लगाएंगे तो उस समय नाइट्रोजन खेत में कम रहेगा, तो पल्सेस को नाइट्रोजन कम चाहिए भी, इसको नाइट्रोजन कम चाहिए और कम है भी, तो अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इसकी वजह से मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट सॉइल की फर्टिलिटी में बना रहता है। सॉइल जो हमारी है वो लंबे समय तक फर्टाइल रहती है। इट चेक द सॉइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर, ये सॉइल इरोजन के भी रोकता है। जैसे मान लो अगर हमने खेत में गेहूं की खेती कर ली, गेहूं के बाद हमने उसमें धान की खेती नहीं की या कोई और खेती नहीं की, तो खेत अगर वैसे खाली पड़ा रहेगा और उसमें घास वास नहीं जमी है तो बरसात के समय पे इरोजन होगा, या गर्मी के समय पर जब कस की हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ेगी, तो उससे इरोजन होगा। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन बराबर लगाते रहेंगे तो इससे इरोजन भी नहीं होगा और मॉइस्चर जो है ये भी कंजर्व बना रहेगा, मॉइस्चर भी खेत में पर्याप्त मात्रा में रहेगा अगर हम क्रॉप रोटेशन बराबर करते रहते हैं। यहाँ तक बात समझ गए। द इंसिडेंट ऑफ हार्मफुल पैथोजन, द इंसिडेंट ऑफ हार्मफुल पैथोजन, insect, pest, nematode and weed which is associated with particular crop can be managed। कोई ऐसे इंसेक्ट, पेस्ट या कोई ऐसे वीड्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप में निकलते हैं, समझ गए बात। जैसे जो गेहूं है, गेहूं की ही खेत में फ्लेरिस माइनर या गेहूं सा निकलता है, अगर हमने उसके खेत में चना लगा दिया तो गेहूं सा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा, फ्लेरिस माइनर ज्यादा नहीं कर पाएगा। अगर हमने चने की खेती की तो उसमें बथुआ ज्यादा हमें नुकसान करेगा, और हमने गेहूं किया तो उसमें वो नहीं करेगा, मतलब कम करेगा। इन सब चीजें होती हैं। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन लगाएंगे, गेहूं लगाया, गेहूं के बाद चना लगा दिया, तो गेहूं वाले खरपतवार चने में नहीं होंगे और चने वाले गेहूं में नहीं होंगे। तो इसी वजह से जो हमारा बीड जो है वो बीड को डिस्ट्रॉय करना भी बड़ा आसान सा हो जाता है। यहाँ तक बात समझ गए, क्रॉप रोटेशन के बारे में खूब अच्छे से समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। इसको जान लेते हैं। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होती है, जिसको हम CRI बोलते हैं। ये भैया एक गेहूं में CRI स्टेज होती है, वो होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। तो ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं है, ये क्या है? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है। इसमें क्या आता है? नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन, नंबर ऑफ ईयर इन क्रॉप रोटेशन। मतलब कितने साल में कितनी क्रॉप को हम रोटेट करवा रहे हैं, इन्हीं के रेशियो को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकल जाती है। जैसे मान लो कि क्रॉप रोटेशन अगर हमने राइस और पी यानी कि मटर और धान का किया, तो धान और मटर अगर इन दोनों की हमने खेती की तो ध्यान से बताओ एक ही साल में दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक, रबी सीजन में हमने मटर ले लिया और खरीफ के सीजन में क्या ले लिया? धान ले लिया। एक ही साल में दो क्रॉप ले ली, तो एक ही साल में हमने दो क्रॉप ले ली, तो नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन 2, और नंबर ऑफ ईयर कितने साल लगे? एक साल। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 200। वही तो लिखा है 200। समझ गए बात। अब देखो क्रॉप रोटेशन फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए ग्राउंड नट, वीट और शुगर केन। एक साल तो शुगर केन ले लेता है लगभग, और ग्राउंड नट और वीट मिला के एक साल ले लेंगे, तो कुल मिला के कितने साल लेंगे? 2 साल मिला के लेंगे। तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी थी? 3 क्रॉप है, कितना साल लगा दिया? 2 साल। मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 150% क्रॉप। इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऐसी है। अगर कोई 3 साल के लिए क्या है? पोटैटो और पैडी, एक साल तो ये ले लिया, एक साल ये ले लिया और एक साल ये दोनों ले लिए, तो कुल मिला के कितनी क्रॉप्स थी? 1 2 3 4 5 क्रॉप्स थी। कितने साल? 3 साल। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 166%। कितना आएगा? 166%। तो ये होती है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा आपका प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करते चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। जो अगला पॉइंट है वो है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, इसको जान लेते हैं। इट रिफर्स टू द क्रॉपिंग पैटर्न यूज फॉर फॉर्म and their interaction with farm resources associated farm enterprises and the available component technology। क्रॉपिंग सिस्टम होता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक, कोई एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर जो हमें नेचुरल रिसोर्सेस मिल रहे हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेस हों या आर्टिफिशियल रिसोर्सेस हों, हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उसी रिसोर्स के हिसाब से ही खेती करना होता है क्रॉपिंग सिस्टम।
जैसे अगर आप यूपी की बात करें तो यहाँ पर धान, गेहूं, गन्ना और मस्टर्ड, सरसों, इन सब की खेती ज्यादा होती है। जबकि अभी आप मध्य प्रदेश में चले जाएं तो वहां अरहर की, मटर की, चने की, इन सब की खेती ज्यादा होती है। कोस्टल एरिया में चले जाओ तो वहां स्पाइसेस की और प्लांटेशन क्रॉप की ज्यादा होती है। अगर आप इधर हिमालय रीजन में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पास चले जाओगे तो वहां आपको टेम्परेट क्रॉप वाली फसलें दिखेंगी। तो हर जगह का क्रॉपिंग सिस्टम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट और रिसोर्सेज सबके अलग अलग हैं। द काइंड एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप ग्रोन, कोई ऐसा प्रकार और ऐसा तरीका, ऐसा सीक्वेंस क्रॉप ग्रो करने के लिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऑन ए गिवन एरिया ऑफ द सॉइल, किसी एक गिवन एरिया में सॉइल पर किसी भिन्न भिन्न प्रकार के और भिन्न भिन्न सीक्वेंस से क्रॉप को ग्रो करना ही क्या कहलाता है? क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। समझ गए? थोड़ी सी तो आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे यूपी का क्रॉपिंग सिस्टम अलग है टोटल, साउथ का क्रॉपिंग सिस्टम अलग है, नॉर्थ का क्रॉपिंग सिस्टम अलग है, ईस्ट का क्रॉपिंग सिस्टम अलग है। जैसे यहाँ पर यूपी में हम चाय की खेती नहीं कर सकते, ठीक? चाय की खेती कहाँ करेंगे? चाय की खेती करने के लिए हमको आसाम जाना पड़ेगा, पहाड़ी एरिया में जाना पड़ेगा, ठीक? उसी तरीके से गेहूं की खेती आसाम में ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश वाला एरिया, मध्य प्रदेश वाला एरिया, ये सभी एरिया अच्छा है। इसी को बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। समझ गए बात? आगे बात करते हैं, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है। द इफिशिएंट यूटिलाइजेशन और assimilation of CO2 in the form of photosynthesis is expressed in term of harvesting index. Harvesting index is also called coefficient of effectiveness. Harvesting index क्या होता है हम जान लेते हैं कि जो harvesting index होता है, इन्वायरमेंट से कितना CO2 एब्जॉर्ब किया किसी पौधे ने और कितना फोटोसिंथेसिस करके कितना प्रोडक्ट बनाया जो हमारे यूज के लिए था, उसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स। बात करते हैं कैसे। इकोनॉमिक यील्ड, जैसे मान लो हमने क्या किया, गेहूं की खेती करी। क्या किया? गेहूं की खेती की। तो गेहूं की खेती में मान लो हमको कितना मिला? 5 कुंटल गेहूं मिल गया और 5 कुंटल हमें भूसा मिल गया। बायोलॉजिकल यील्ड, 5 कुंटल गेहूं मिल गया और 5 कुंटल गेहूं, और ये 5 कुंटल क्या था? गेहूं था। और ये तो हो गया इकोनॉमिक यील्ड, क्योंकि हमें गेहूं से मतलब होता है। वैसे मतलब तो भूसे से भी होता है, लेकिन बात नहीं समझते, ऐसे समझो, गेहूं छोड़ो। ये मान लो 5 कुंटल हमने धान की पैदावार की, ठीक? 5 कुंटल क्या हुआ? पैडी की कल्टीवेशन की, तो हमें पैडी का ग्रेन कितना मिला? 5 कुंटल मिल गया। अब जो पैडी का एक्स्ट्रा था वो भी हमें 5 कुंटल मिल गया। तो 5 कुंटल पैडी और 5 कुंटल स्ट्रॉ, ये दोनों मिला के कितने हो गए? 5 + 5, 5 और +5। ग्रेन और स्ट्रॉ दोनों मिला के कितने हो गए? 5 + 5 10 हो गए। इकोनॉमिक यील्ड, अरे यार धान ही तो खाओगे, पैरा तो खाओगे नहीं, तो धान हो गया। तो हम क्या किए, दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 5/10। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 50। तो ये क्या है? हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना है? 50 है इसका, ठीक? इसी तरीके से हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकाला जाता है। जिस क्रॉप का हार्वेस्टिंग इंडेक्स जितना ज्यादा होता है उसकी इकोनॉमिक यील्ड उतनी ही ज्यादा होती है। समझ गए? और जिस क्रॉप का हार्वेस्टिंग इंडेक्स जितना कम होगा उसकी इकोनॉमिक यील्ड उतना ही कम होती है। मतलब फालतू की चीजें ज्यादा निकलेंगी खेत में और काम वाली चीजें कम निकलेंगी। जैसे केसर की खेती करोगे, अगर आप केसर की खेती कर रहे हैं तो उसमें हार्वेस्टिंग इंडेक्स बहुत कम निकलेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक यील्ड है वो केवल उसके एंथर को ही हम यूज करते हैं केसर के फॉर्म में, तो वो बहुत कम होगा। जबकि बायोलॉजिकल यील्ड देखें तो पत्तियां, तने, शाखाएं, छाल, बहुत ढेर सारी चीजें निकलेंगी, तो वो सब रहेगा। लेकिन जो इकोनॉमिक यील्ड है वो बहुत थोड़ा सा है, तो उसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स बहुत कम सा रहेगा। इतनी बात समझ पाए? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। बायोलॉजिकल यील्ड इनटू के इज इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड। जो बायोलॉजिकल यील्ड होती है जिसमें हम ग्रेन और स्ट्रॉ सब कुछ मिला लेते हैं। बायोलॉजिकल यील्ड मतलब पूरे प्लांट को मिला लिया, जो उसमें खाने लायक चीजें हैं, जो नहीं खाने लायक चीजें, मतलब जड़, तना, पत्ती, फूल सब कुछ मिला लिया, तो वो होगा बायोलॉजिकल यील्ड इक्वल टू के। के एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस या हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं। इक्वल टू क्या होता है? इकोनॉमिक यील्ड होता है। When k is constant and is expressed as the coefficient of effectiveness, ये जो क्या k होता है
ये जो K लिखा है यही होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस या हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स इसको बोलते हैं। ये जो K होता है, हर क्रॉप का क्या अलग अलग, जैसे गेहूं का कुछ अलग होगा, धान का कुछ अलग होगा, केसर का अलग होगा, सेब का अलग होगा, हर क्रॉप का अलग अलग एक हार्वेस्ट इंडेक्स या कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस होता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज सिमिलर टू पार्टियोनिंग कोफिशिएंट। क्या होता है, पार्टियोनिंग कोफिशिएंट, ये सिमिलर होते हैं दोनों। फिर आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस क्या होता है, ये होता है सिंक अपॉन सोर्स। सिंक का मतलब क्या होता है, सिंक का मतलब जैसे मान लो कि हमने धान हमने खेती की, धान में हमको मिला 5 कुंटल धान मिल गया, तो ये क्या हो गया, सिंक हो गया। और हमको 5 कुंटल पैरा मिल गया और 5 कुंटल धान तो मिला ही था, तो 5 और 5 प्लस प्लस करके कितना हो गए, दोनों मिला के कितने हो गए, 5/10 होगा, क्योंकि ये 5-5 दोनों थे। तो सोर्स हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 50। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस कितना आया, 100 आ गया। इसी को बोलते हैं सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100। इसमें सोर्स जो होता है, सोर्स जान लेते हैं, पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर जनरली लीव्स। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जहाँ होती है, सोर्स मतलब पत्तियों पे अधिकतर होती है, कभी कभी तने पर भी होती है, तो मेनली कहाँ होती है, पत्तियों पर। तो पत्तियों पर फोटोसिंथेसिस हुई, वो कितना है और सिंक कितना है, मतलब व्हेन फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट, जहां पर फोटोसिंथेसिस के बाद जो बना वो स्टोर हुआ। जैसे मूली में जड़ में स्टोर होता है, और पालक में पत्तियों में स्टोर होता है, गेहूं में ग्रेन में स्टोर होता है, समझ गए, गन्ने में स्टेम में स्टोर होता है। इसी तरीके से हर जगह स्टोर होता है जो फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल बनता है। जनरली ग्रेन इन द सिंक, ग्रेन इज द सिंक बट मे बी एक्सेप्शन, जैसे स्टेम, पोटैटो में स्टेम में होता है, शुगर बीट में रूट में होता है, पालक में लीफ में होता है, ये सब जगह पर सिंक होता है। मतलब जो इकोनॉमिक यील्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस के बाद जो स्टार्च जो इकट्ठा होता है, उसी को बोलते हैं सिंक। और सोर्स कहाँ बोलते हैं, जहां फोटोसिंथेसिस होती है, तो जहां फोटोसिंथेसिस हुई उसको बोलेंगे सोर्स। और फोटोसिंथेसिस के बाद जहां पर एनर्जी स्टोर हुई, जहां पर फूड मटेरियल जो स्टार्च बना या प्रोटीन बना या फैट बना, जो जहां स्टोर हुआ, उसको हम बोलते हैं सिंक। तो सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, ये होता है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, सोरघम सिकनेस क्या होता है। देखो बात करते हैं जब हम सोरघम की, तो जैसे मान लो कि हमने सोरघम की क्रॉप ग्रो कर ली, ठीक, हमारे पास इतनी फील्ड है, इस फील्ड में हमने क्या किया, सोरघम की क्रॉप ग्रो करी। अब बाद में हमने क्या किया, हार्वेस्टिंग कर लिया सोरघम की क्रॉप को। अब इसमें हम दूसरी क्रॉप को ग्रो करेंगे, तो क्या होगा कि सोरघम का जो जड़ है या उसके जो कुछ एक्स्ट्रा हैं, तना पत्तियां, ये सब उसी खेत में रह जाएंगे, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, क्योंकि हम सब तो काटते नहीं है, हमको सोरघम का केवल ग्रेन निकाल लेते हैं, बाकी सब तो खेत में ही पड़ा रहता है। तो अगर वो खेत में पड़ा रहेगा, तो जब इसके बाद वाली जो हम क्रॉप ग्रो करेंगे, सोरघम काटने के बाद जब दूसरी क्रॉप हम ग्रो करेंगे, तो उस क्रॉप में ये सोरघम के जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो अफेक्ट डालते हैं, उनको अफेक्टेड करते हैं, जो नई क्रॉप ग्रो हो रही है उस खेत में। इसी को बोलते हैं हम सोरघम सिकनेस। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। द स्टेबल ऑफ सोरघम, मतलब जो बच गया है खेत में सोरघम का हार्वेस्टिंग के बाद, टेक ए लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज, ये डिकम्पोज होने में ज्यादा टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि इनका जो CN रेशियो है ये ज्यादा है, कार्बन ज्यादा, नाइट्रोजन बहुत कम। जैसे 1:2 का, जैसे हम बोलते हैं 10:1 का रेशियो होता है तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो गया, 20 हो गया तो भी ठीक चलता है। लेकिन मान लो अभी 40:1 का रेशियो हो जाए, तब तो ये बहुत गड़बड़ है ना। 40:1 बहुत ज्यादा अंतर हो गया। 10 से 20:1 का चल सकता है, लेकिन अगर 40:1 या 60:1 का चल गया, रेशियो हो गया कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, तो इससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन में ज्यादा टाइम लगता है। अभी जो हम ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर SR कांतवा जी की सीरीज चल रही, उसमें भी हमने बताया था कि जब CN रेशियो में ज्यादा वेरिएशन हो जाता है, CN रेशियो में ज्यादा अंतर हो जाता है, और डिकम्पोजिशन में ज्यादा टाइम लगता है। तो डिकम्पोजिशन में ज्यादा टाइम लगेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन सॉइल नाइट्रोजन गेट ब्लॉक्ड एंड टेम्परेरली इमोबिलाइज। इसमें क्या होता है कि जो सॉइल की नाइट्रोजन होती है वो ब्लॉक कर दी
हो जाती है या इमोबिलाइज हो जाती है, मतलब कि पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जो सॉइल की नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि CN रेशियो ज़्यादा है, डिकम्पोजिशन की वजह से इमोबिलाइजेशन होने लगा मिट्टी में, और जब इमोबिलाइजेशन होता है तो जो नाइट्रोजन होता है ये अनयूजफुल फॉर्म में आ जाता है, मतलब पौधे इसको आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। एंड अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप, जो अगली हमने क्रॉप ग्रो की है, सोरगम काटने के बाद जो अगली हमने क्रॉप ग्रो की है, इस पे ये सब प्रक्रियाएं जो हो रही हैं खेत में इमोबिलाइजेशन की या डिकम्पोजिशन की वजह से, जो इमोबिलाइजेशन हो रहा है, इनकी वजह से जो सक्सीडिंग क्रॉप है वो अर्ली नाइट्रोजन डिफिशिएंट सिम्टम दिखाने लगता है। इसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है। क्यों हो जाती है? इमोबिलाइजेशन की वजह से। ये होता क्यों है? क्योंकि CN रेशियो ज्यादा है। CN रेशियो ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि सोरगम में ऐसा होता है, और जब ये ऐसा होता है तो क्या होता है, सोरगम के जो स्ट्रॉ होते हैं इनको डिकम्पोज होने में ज्यादा टाइम लगता है, और जब ज्यादा टाइम लगेगा तो इमोबिलाइजेशन हो जाए, इससे पौधे नाइट्रोजन नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से क्या होता है कि जो सक्सीडिंग क्रॉप होती है इनमें नाइट्रोजन की कमी हमें दिखने लगती है, जिससे हम कहते हैं बीमार हो गया है पौधा। सिकनेस मतलब बीमारी या कमजोरी होता है, तो सोरगम की वजह से जो कमजोरी आती है उसको हम बोलते हैं सोरगम सिकनेस। Generally, we accept the best ratio as being either 25:1 या 30:1, 25 to 30 part carbon in each part of nitrogen in by weight। अगर मान लो किसी खेत में 1 किलोग्राम नाइट्रोजन है और 25 से 30 किलोग्राम, कितना, 25 से 30 किलोग्राम वहां पर कार्बन है, तो ये अच्छा रेशियो माना जाता है। 10:1 से 30:1, अभी मैंने बताया था ना, 10:1 से लेके 30:1 के बीच में अगर है, कार्बन 10 से 30 के बीच में हो और नाइट्रोजन 1 हो, मतलब 1 किलोग्राम नाइट्रोजन पर 10 से 30 किलोग्राम पर अगर कार्बन है तो ये ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया, मतलब 50 या 60 किलोग्राम कार्बन हो गया 1 किलोग्राम नाइट्रोजन पे, तो डिकम्पोजिशन में ये प्रॉब्लम आती है। इतनी बात समझ गए? अगला देखते हैं। टू रिड्यूस सोरगम इफेक्ट 50% more nitrogen is applied at the time of first fertilizer dose of succeeding crop। इसको हम कम करने के लिए, जो सोरगम सिकनेस वाली प्रॉब्लम है इसको हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी सक्सीडिंग क्रॉप है इसमें 25% ज्यादा नाइट्रोजन डालेंगे। जैसे मान लो कि कोई एक क्रॉप है, उस क्रॉप को 100 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, तो अगर हम सोरगम काट के कोई वो क्रॉप बो रहे हैं तो उस क्रॉप में 100 किलोग्राम ना डालकर 125 किलोग्राम डालेंगे, 25% ज्यादा नाइट्रोजन डालेंगे, जिससे जो सोरगम सिकनेस वाली प्रॉब्लम है ये रिड्यूस हो सके, कम हो सके, पौधों पर ज्यादा इफेक्ट ना डाल सके। समझ गए इतनी बात? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।